हेलो एवरीवन। आज 26 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं उन पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। एमसीक्यू के माध्यम से हम पूरी करंट अफेयर को देखते हैं, समझते हैं, स्टैटिक टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और पूरा जो 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं हर एक टॉपिक का। तो उसी डिस्कशन में आज आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक एमसीक्यू देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। विद द रेफरेंस ऑफ महात्मा मदन मोहन मालवीय, इनके संबंध में आपको स्टेटमेंट बताना है। इसलिए आपको स्टेटमेंट बताना है कि भी हाल में जो 25 दिसंबर था यानी कि कल 25 दिसंबर को मोदी जी ने क्या किया, श्रद्धांजलि दी इनको। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना तो इनको जो पीआईबी में आर्टिकल आया हुआ था इनको लेके, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मदन मोहन मालवीय के बारे में, तो मदन मोहन मालवीय जिनका जन्म 1861 में हुआ था और 1946 तक उन्होंने देश की सेवा की, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1946 तक उन्होंने देश की सेवा की और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं शुरू की और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। अगर हम बात करें या अगर हम बात करें कहाँ पे, वर्तमान में इलाहाबाद, वर्तमान में जो प्रयागराज है उसे इलाहाबाद कहा जाता था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कितनी बार, 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, 4 अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको खास तौर पर एजुकेशन सेक्टर को लेकर, रिफॉर्म को लेकर इनको जाना जाता है। बीएचयू को इन्होंने स्टैब्लिश किया। अगर आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, जिसको 1916 में स्टैब्लिश किया गया था, तो इन्होंने 1916 में इसको स्टैब्लिश किया, ठीक है। ये बात आपने देखी यहाँ पे। अब ये वाइस चांसलर के रूप में भी इन्होंने इस चीज को सर्व किया। बाकी अगर हम बात करें, इनको बाद में महामना की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने इनको महामना की उपाधि दी थी, महामना की। तो ये भी स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि जैसे टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, महामना को किसकी उपाधि किसने दी, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दी और 2015 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न या राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या मतलब कि इनके जो भी ग्रैंडसन वगैरह होंगे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस चीज को लेकर यहाँ पे आर्टिकल था। क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंडर रहे हैं। दूसरा, ही वाज अवार्डेड द भारत रत्न पोस्टमसली, वह मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरा, ही वाज एसोसिएटेड विद द सोशल रिफॉर्म्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वह सामाजिक सुधार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सारे यहाँ पे करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस टू द मेडिकल सर्टिफिकेशन कॉज ऑफ डेथ, भारत में अगर हम देखेंगे ना तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको लेके अभी आंकड़े आए हैं 2023 में, है ना। यहाँ पे ये बताया गया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम इमर्ज एज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, तो बहुत बड़ा एक मृत्यु का कारण भारत में बन रहा है। और ये 2023 की रिपोर्ट है, मतलब कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया 2023 रिपोर्ट है। ये बताती है लगभग 36.4% ऑल मेडिकली सर्टिफाइड जो डेथ है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो आरजीआई ने डाटा दिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये भी पीआईबी में ही आर्टिकल था और द हिंदू में भी था। तो इन्होंने क्या आंकड़ा दिया कि 36% जो डेथ हो रही जो मेडिकल सर्टिफाइड है उनको लेके यहाँ पे बात हुई। तो इसको लेके यहाँ पे जो रिपोर्ट आई उसने बताया कि लगभग 36% जो डेथ हो रही है मेडिकली सर्टिफाइड, खासतौर पे अगर आप देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें बहुत बड़ा मेजर हिस्सा यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। उसके लेके यहाँ पे क्वेश्चन था। अब ये जो आंकड़ा किसने दिया, तो एमसीसीडी ने दिया। एमसीडी मतलब क्या, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, इस आंकड़े को बोला जाता है और जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एंड एक्ट 1969। ये एक्ट बना था जिसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया था कि जो भी हॉस्पिटल में जो डेथ्स होती हैं या जो बर्थ होते हैं उनको क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे इस चीज को लेके पीछे। तो ये बात यहाँ पे एमसीसीडी को लेके थी। चलिए उसके लेके क्वेश्चन बना कि इट इज मैंडेटरी अंडर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत अनिवार्य है या भारत में पंजीकृत सभी मौत के बिना अपवाद के कवर करता है। इट कवर ऑल रजिस्टर्ड डेथ इन विदाउट एक्सेप्शन, या मृत्यु के कारणों की कोडिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय रोग वर्गीकरण का उपयोग करता है या मृत्यु कोडिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय जो वर्गीकरण उसका कोडिंग का उपयोग करता है। अब यहाँ पे केवल कोई 2 है, केवल कोई 1 है, सभी 3 है, सभी गलत है। यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे केवल 2, 1 है, जो थर्ड है यहाँ पे 3, जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे से करेक्ट माना जाएगा और जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट माना जाएगा। क्यों इनकरेक्ट माना जाएगा, क्योंकि जो एमसीसीडी है ना सभी मौत कवर नहीं करता, केवल आंशिक हिस्सा ही कवर करता है। अब वो भी राज्यों में अलग अलग चीजें वेरी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द रेफरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर्स इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रेस्ट कैंसर को लेके आपको जोखिमों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। ब्रेस्ट कैंसर को लेके यहाँ पे क्या चीजें थी,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टडी कंडक्ट की गई किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। इसने फाउंड कि हायर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मतलब अगर हम बात करें कि जो हायर लेवल की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो एक्सरसाइज करना हो, वर्क करना हो, घर के काम करना हो, रनिंग करना हो या लाइफ स्टाइल, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना, तो ये अगर अच्छी रहती है तो जो इसके चांसेस कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के कम होते हैं। तो अगर अच्छी फिजिकल एक्टिविटी रहती है तो इसके चांसेस यहाँ पे कम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो इसको लेके यहाँ पे आंकड़े आए थे। अब अगर हम बात करें वर्तमान में जो ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन है भारत में, अगर आप देखो तो 2022 में अकाउंट किया गया 28%, 28.2% ऑफ ऑल फीमेल कैंसर, है ना, जो किससे संबंधित है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। तो मतलब अगर आप देखोगे ना तो 2.16 लाख, मतलब 2.1 लाख नए केसेस अगर हम देखेंगे हर साल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो इसके जो केसेस हैं लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस चलाया जाना चाहिए, कैंपेन चलाया जाना चाहिए और यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए। और खासतौर पर जो फिजिकल एक्टिविटी उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो सके। उसको लोग यहाँ पे आर्टिकल था द हिंदू में, हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे हायर फिजिकल एक्टिविटी एसोसिएट विद द लोअर ब्रेस्ट कैंसर, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, जो अगर सेंटर ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मोटापा कहीं ना कहीं ज्यादा कारण बनता है ब्रेस्ट कैंसर का, ये भी बात यहाँ पे एकदम करेक्ट मानी जाएगी। तीसरा, स्तनपान की अवधि को निर्णायक रूप से स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ाने वाला सिद्ध किया गया है। मतलब अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग हैज बीन कंक्लूसिवली शो द इंक्रीज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या स्तनपान से अगर हम देखें ना तो इस तरह से कोई चीज नहीं है कि स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग करने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसके यहाँ पे इसका जोखिम नहीं बढ़ाता है किसी तरह का। तो ओनली जो 2 है 1 एंड 2 यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसेंटली देयर वाज ए न्यूज कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल। अभी जापान की न्यूज यहाँ पे थी कि इसको लेके, रेयर अर्थ मटेरियल को लेके। अब जापान न्यूज में आ गया, इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। जापान क्या करेगा, टेस्ट माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ रिच मड फ्रॉम द डीप सी बेड। और ये कहाँ पे, मिनी मितोरी आइलैंड, तो एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है मिनी मितोरी आइलैंड, वहां पर जापान क्या करेगा, जो रेयर अर्थ मटेरियल उनका एक्सप्लोरेशन शुरू करेगा, उसको लेके काम शुरू करेगा। तो यहाँ पे जापान का एक पर्पज है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है, किसके, जापान की। तो ये उनका काम है, ठीक है ना, ये वो करने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेयर अर्थ मटेरियल के, 17 एलिमेंट्स रेयर अर्थ मटेरियल के देखे जाते हैं, चाहे नियोडियम की बात करें, डायस्पोरिन की बात करें, लिथियम की बात करें, सीरियम की बात करें, यूरोपियम की बात करें, तो ये सारे क्या होते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं, जिनको अगर आप बात करें उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिकन चाहे उसके के बारे में जाने, चाहे लुमिनेसेंट चाहे उसको, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल की जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने, डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने में, क्लीन एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजी बनाने में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे पीवाईक्यू यूपीएससी ने 2012 में पूछा, तो उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चाइना है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर इंपोर्ट, सबसे बड़ा उत्पादक चीन, इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कहना चाह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक्सेप्ट चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड एल्सवेयर। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली को छोड़कर अन्य कहीं नहीं पाए जाते। तीसरा, रेयर अर्थ मटेरियल आर एसेंशियल मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन देयर डिमांड इज ग्रोइंग। दुर्लभ जो मृदा धातुएं हैं ये आवश्यक है, इनकी मांग यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो 1 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओनली 2, मतलब 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली को छोड़कर अन्य नहीं पाए जाते, ऐसी बात नहीं, कई जगह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जापान में है तो जापान का ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद द रेफरेंस ऑफ इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हिंदू में एडिटोरियल था फ्रंट पेज में, अगर आप देखेंगे जो ओपिनियन वाला सेगमेंट है वहां पे था, तो वहां पे जो आर्टिकल तो उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है अर्बनाइजेशन को लेके। अर्बनाइजेशन रेजिलियंस डिपेंड ओनली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी लचीलेपन केवल जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर होता है। तो क्या ऐसा होता है, नहीं, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना उसमें सोशल डेवलपमेंट हो जाता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा, लिंग्विस्टिक इंक्लूजन कैन इनहेंस एक्सेस पब्लिक सर्विसेज, भाषाई समावेशन होता है और भाषा को लेकर लोगों के बीच अवेयरनेस होती है अर्बन सेक्टर में, तो वो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज उनको यहाँ पे यहाँ पे सार्वजनिक सेवाओं पर बढ़ा सकता है। तीसरा, माइग्रेंट इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन इकोनॉमिक सोशल स्टेबिलिटी, प्रवासियों की जो एकीकरण है ना वो आर्थिक स्थिरता को मजबूत करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे ये इसी का है, इनकरेक्शन आ गया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 2, 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत की विदेश नीति के संबंध में आपको बताना है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंप्लाइज कंप्लीट नॉन अलाइनमेंट फ्रॉम द मेजर पावर्स, रणनीतिक स्वायत्ता अर्थ प्रमुख महत्वपूर्ण शक्तियों में संरेखण से, ये भी एडिटोरियल आया था तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन अगर हम बात करें अलगाव नहीं होता, बल्कि अपनी जो ऑटोनॉमी है, अपने जो डिसीजन है, अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखते हुए क्या करना, डिसीजन लेना बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए।
दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी इज कोर कंपोनेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य घटक है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अगर आर्थिक कूटनीति हमारी अच्छी होती है तो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मजबूत होता है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। पड़ोसी देशों की स्थिरता भारत की वैश्विक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालता, पड़ोसी देशों की जो स्थिरता होती है और भारत की सुरक्षा और वैश्विक छवि को प्रभावित करती है। तो पहला और जो चौथा स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट है, और केवल दो मतलब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। लास्ट में क्वेश्चन है, पीआईबी में आर्टिकल था उसको लेके है, विद द रेफरेंस ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन था, और स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं कि इट इज द नेशनल ऑनर कन्फर्ड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और ऐसा राष्ट्रीय सम्मान है जो असाधारण उपलब्धि करने वाले बच्चों को दिया जाता है, और ये अवार्ड एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अगर कोई ब्रेवरी कर रहा है, बहादुरी है, कोई आर्ट एंड कल्चर इन्वायरमेंट है, या कोई सोशल सर्विस है, या कोई साइंस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट कोई भी इवेंट में किस तरह से किसी बच्चे ने बेहतर काम किया, महिला बाल विकास मंत्रालय इस अवार्ड को यहाँ पे प्रदान करता है या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओनली चिल्ड्रन बिटवीन 10 से 18 साल के, 10 से 18 साल के बच्चों को ही यहाँ पे पात्र माना जाता है। किसी परिस्थिति में एक वर्ष पुरस्कारों की संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती। अगर हम बात करें ना तो ये 5 वर्ष से 18 वर्ष, अगर 10 से 18 5 से 18 यहाँ पे जो पुरस्कार की अवधि होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 साल से 18। 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं